नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजधानी कोचिंग सेंटर अशोक राजपथ पटना से आपका सहयोगी, आपका मित्र शैलेंद्र। आज मैं बात करने जा रहा हूं CSIR के ASO के डिस्क्रिप्टिव पत्र लेखन के विषय पर। आप जानते हैं कि डिस्क्रिप्टिव में आपको निबंध लेखन करना है, उसके बाद संक्षेपण करना है जिसे आप थीसिस कहते हैं, और पत्र लेखन और आवेदन पत्र करना है। तो निबंध आपके 50-50 अंक के 2 हैं, संक्षेपण 30 अंक का है और पत्र लेखन या आवेदन 20 अंक का है। तो ये पत्र लेखन और आवेदन ये ऑप्शन में क्यों दिख रहा है कि दरअसल ये दोनों ही पत्र लेखन है, लेकिन पत्र लेखन जो होता है एक अनौपचारिक होता है और एक औपचारिक होता है। तो आपका ये आवेदन जो है सो मोटे तौर पर औपचारिक में आता है और आपका ये जो पत्र लेखन है ये अनौपचारिक में आता है। तो सबसे पहले पत्र लेखन पर बात करते हैं कि पत्र लेखन क्या है। तो पहली बात तो ये है कि पत्र लेखन की जो भाषा होती है वो बहुत सरलतम होती है। सरल भी मैं नहीं कह रहा हूं, सरलतम कह रहा हूं। इसलिए इसके अपोजिट निबंध लेखन की भाषा होती है। निबंध में आपको जितनी उड़ान लेनी है, जितनी कल्पना करनी है, जितने विचार रखने हैं, जितने कोटेशंस रखने हैं, सब आप कर सकते हैं। लेकिन पत्र लेखन में एकदम टू द पॉइंट बात करनी पड़ती है, स्पष्ट बात करनी पड़ती है, और आवेदन में भी स्पष्ट बात करनी पड़ती है, कोई घुमा फिरा कर बात नहीं होती। इसका कारण क्या है कि मान लीजिए कि आप एक ग्रेजुएट हैं, आप PG हैं, आप ऊंची डिग्रीधारी हैं और माँ को पत्र लिख रहे हैं और माँ आपके 4th पास है। तो जब तक सरल भाषा में आप नहीं लिखिएगा तो माँ पत्र को कैसे समझेगी। तो इसलिए बहुत ध्यान रखने की बात है कि पत्र लेखन हमें सरल से सरल भाषा में करना चाहिए और ये आवेदन जो है सो सरल और शिष्ट भाषा में करना चाहिए। तो ये जो अनौपचारिक है, जो पत्र लेखन है, जैसे माँ के पास लिखना, भाई के पास लिखना, बहन के पास लिखना, मित्र के पास लिखना, सगे संबंधियों के पास लिखना, ये पत्र लेखन है। तो पत्र लेखन में हम ध्यान देते हैं कि इसके कुछ स्टेप होते हैं। जैसे ये जो आप पत्र लेखन आप करते हैं, तो पत्र लेखन जब आप करते हैं तो सबसे पहले जो है ऊपर जो है जहां से आप लिखते हैं उसका स्थान रहता है, उसके बाद दिनांक रहता है। जैसे आज मान लेते हैं कि 31 जनवरी 2024 है, तो ये दिनांक डाल देंगे। फिर संबोधन डालते हैं तो किसको लिखना है। तो मित्र को अगर लिखना है तो आदरणीय मित्र हम नहीं लिख सकते। आप बड़े भाई को लिखना है तो प्रिय बड़े भाई साहब हम नहीं लिख सकते। तो एक निश्चित तरीका होता है हमारे शिष्टाचार के समाज के तहत कि कैसे हम उसको लिख सकते हैं। अब जैसे अगर आप माँ को प्रिय माँ लिख देते हो तो माँ नाराज तो नहीं होगी, पत्र तो पढ़ ही लेगी, लेकिन पढ़ा लिखा व्यक्ति जब वो देखेगा तो कहेगा कि इस बच्चे को सामाजिक शिष्टाचार का ज्ञान नहीं है। तो वहां हमें बुद्धू समझा जाएगा, हमें हमारा आकलन कम किया जाएगा। अब समस्या क्या आ रही है विद्यार्थियों को कि अब तो मोबाइल का जमाना आ गया, अब तो मैसेज करते हो, आप मेल करते हो। तो पत्र लेखन की जो कटसी है, बहुत सारे बच्चे गांव से, ठीक है कि जन्म गांव में हुआ,
पढ़ने के लिए शहरों में आ जाते हैं। तो जो सामाजिक शिष्टाचार है उनसे हमारा धीरे धीरे कटाव हो रहा है, तो हम नहीं समझते हैं कि किसको क्या कहकर संबोधित करना है। तो इसके बाद संबोधन का अनौपचारिक पत्र में विषय होगा। जैसे माँ को लिखना है तो हमें लिखना पड़ेगा पूजनीय माँ। फिर इसके बाद हमें उनको अभिवादन देना है तो सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, इस तरह से लिखना पड़ेगा। फिर चिन्हों का भी बहुत महत्व है कि कहाँ कौन सा चिन्ह लगाएंगे। ये विस्मयादि बोधक हमने इसलिए लगाया है कि ये फीलिंग जा सके कि सचमुच हम चरण ही स्पर्श कर रहे हैं। वो चिन्ह नहीं रहेगा तो सीधे लठ मार होगा, वो फीलिंग नहीं आएगी। अब उसके बाद बॉडी शुरू करेंगे, कुशल से हूं, आप लोगों की कुशलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। अब जो जो बातें हमें कहनी है वो हम लिख देंगे। अंत में फिर से शिष्टाचार का पालन करेंगे। लास्ट स्टेंजा में ये स्टेंजा एक स्टेंजा होगा और लास्ट स्टेंजा ये थोड़ा बड़ा होगा और लास्ट स्टेंजा बॉडी का छोटा होगा। वहां फिर हम लिखेंगे कि मेरी ओर से पिताजी को प्रणाम एवं छोटों को स्नेह कहिएगा, ऐसा कह के। और फिर बाद में यह धन्यवाद नहीं लिखा जाता पारिवारिक पत्रों में, अनौपचारिक पत्रों में। अब बाद में आप लिखिएगा आपका प्यारा पुत्र, आपकी प्यारी पुत्री। तो इस तरह से सबके आपकी प्यारी पुत्री, आपका प्यारा पुत्र, फिर जो आपका नाम है वो यहाँ डाल दीजिएगा। या प्रश्न पत्र में भी कभी कभी नाम डाल देते हैं। अब ध्यान देने की बात है कि ये यूपीएससी लेवल की परीक्षा है, तो यूपीएससी लेवल की परीक्षा है तो पत्र का स्टैंडर्ड अच्छा होगा, थोड़ा घुमावदार भी होगा, लेकिन ध्यान रखना है कि उसको सुलझे हुए और सरल भाषा में ही लिखना है, क्योंकि पत्र की भाषा सरल नहीं सरलतम होती है, उसमें घुमा फिरा कर कोई बात नहीं कही जाती है। तो अब सबके लिए संबोधन, अभिवादन, अभिनिवेदन सब अलग अलग बने हुए हैं। मित्र के लिए प्रिय मित्र नमस्कार होगा, छोटे भाई बहन के लिए प्रिय अनुज, छोटे भाई को लिख रहे तो प्रिय अनुज मोहन, शुभ स्नेह, शुभ आशीर्वाद, ऐसा होगा। फिर नीचे अभिनिवेदन होगा, तुम्हारा भैया, तुम्हारी दीदी, उसी तरह से सबके लिए अलग अलग है। तो ये आपको बारीकी से फॉर्मेट आपको समझना होगा, तब आपके प्रॉपर हो सकेंगे पत्र लेखन। और तब आपके जो परीक्षक होंगे, ठीक है कि पत्र लेखन में बड़ी बात नहीं करनी है, लेकिन स्पष्टता और शुद्धि की बहुत जरूरत है। अब यहां तो प्राय हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि सर आप जो है किसी प्रसंग से जोड़कर विषय को समझाते हैं या पढ़ाते हैं, तो उसका कारण है कि मैं सच प्रसंग डालता हूं, झूठ नहीं कहता हूं। आपसे भी एक प्रसंग मैं शेयर कर रहा हूं जो सच्ची घटना है, मेरे गांव की घटना है। दुर्गापुर के आसपास एक छोटी सी जगह है पानागढ़, वहां आर्मी का एक डिपो है। वहां हमारे ग्रामीण एक हमारे पड़ोसी हमसे उम्र में बड़े हैं, वो वहां नाइट वॉचमैन है। तो नाइट वॉचमैन है, तो जब घर आए थे तो उनकी पत्नी ने उनसे आग्रह किया कि आप तो पैसे भेजते ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी बीच में किल्लत आ जाती है। अब ना एटीएम वगैरह आ गया है। ये घटना मैं आपको करीब 15 साल पहले की बात बता रहा हूं, सच्ची बात बता रहा हूं। तो कहा कि तो उस समय एटीएम वगैरह की व्यवस्था नहीं थी, तो मनी ऑर्डर से, धनादेश से पैसे आते थे। तो कहा कि आप तो पैसे भेजते हैं, देर से हो जाती है तो हमें तकलीफ होती है, एक भैंस खरीद दीजिए। भैंस समझते होंगे शायद आप, तो एक भैंस खरीद दीजिए, एक दुधारू पशु। तो वह तो तैयार होकर बेचारा आया नहीं था।
उसने अड़ोस पड़ोस के लोगों से कहा, नौकरी करता ही था, क्रेडिट अच्छी थी, जो दे सकता है उसको सब वो अब देते हैं, जो नहीं दे सकता उसको कोई नहीं देता है। ये समाज की बहुत बड़ी सच्चाई है। तो उसको पैसे आसानी से मिल गए, उसने एक भैंस खरीद कर वाइफ को दे दिया, कहा कि रखो भाई। अब पत्नी ने उसके जाने के बाद सप्ताह 2 सप्ताह बाद चिट्ठी लिखी कि बबुआ के बाबूजी के मालूम कि सब समाचार ठीक है, गेहूं की फसल ऐसा है, फलना ऐसा है, फलना ऐसा है। और उसने, अब तो अनपढ़ थी, उसने किसी से लिखवाया था। अब लिखने वाला भी साक्षर भर था, बहुत पढ़ा लिखा नहीं था। तो उसने एक सेंटेंस लिखवाया कि बबुआ के बाबूजी के मालूम कि भैंस भर गई है। भैंस भर गई है मतलब कंसीव कर गई है, बच्चे देने के लिए तैयार हो गई। अब लिखने वाले ने भैया ये भाव को मां कर दिया, ऐसा कर दिया। अब चिट्ठी जब वहां पहुंची, उस बेचारे ने पढ़ा, वो तो पढ़ा लिखा था, तो उसने पढ़ा कि भैंस मर गई है। अब उसे काटो तो खून नहीं, मैं सच्ची बात कर रहा हूं, हंसो नहीं, ये बहुत दिलचस्प घटना है। अब उसे तो काटो तो खून नहीं, लोगों से पैसे लेकर हो गया था, वो तो सारी की सारी पूंजी उसकी डूब गई। वो फिर से छुट्टी लिया, दौड़ा दौड़ा आ गया। खुदा न खास्ते संयोग देखो, जब वो आया तो मेरा जो गांव है वो नदी के किनारे है, और उस समय, अब तो पुल भी बन गया है, नदी पर पुल नहीं था, लोग नाव से आर पार जाते थे, तो पानी कम था। उसने देखा कि मेरी पत्नी तो भैंस को नदी में बोहिया रही है। बोहियाना एक लोकल लैंग्वेज है, क्षेत्रीय भाषा है, मतलब भैंस की चमड़ी मोटी होती है, तो उसको पानी में बहुत देर तक रखा जाता है तो उसको सुकून मिलता है। तो उसको बड़ा गुस्सा आया। उसने सोचा कि मेरी पत्नी को मुझे बुलाना था, इसलिए इसने भैंस के मरने का बहाना किया है। तो वह फुल पैंट पहने हुए ही नदी में घुस गया और पत्नी के बाल पकड़ के, जिसको झोटा पकड़ना कहते हैं क्षेत्रीय भाषा में, और वही दनादन उसको पीटने लगा और कुछ बुरी बातें, अब शब्द कहने लगा जो मैं आपको नहीं कह सकता हूं। तो पत्नी चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। मेरे सबसे बड़े भाई संयोग से नदी के इस पार थे और उनको तैरने नहीं आता। उन्होंने कहा कि रामचंद्र क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्यों तुम अपनी पत्नी को मारा? वो पानी में जा नहीं सकते थे, उनको पानी भी डूबने लायक नहीं था, लेकिन उनको डर लगता था पानी से, उनको तैरने नहीं आता है। तो 2 लड़के थे नौजवान, आसपास कहीं खेल रहे थे, उनको मेरे भैया ने बुलाया, कहा कि इसको पकड़ कर लाओ। वो गुस्से में बासी हो रहा है। वह जब आया तो उनसे भैया ने पूछा कि तुम आते आते पत्नी को मार क्यों रहे हो? तो कहा कि भाई जी आप नहीं जानते हैं, इसको बुलाना ही था तो मुझे बुलाती। इसने लिखा है कि भैंस मर गई है, और भैंस तो जो किते है, अच्छी खासी भली है, बेमतलब इसने हमें परेशान किया। तो मेरे भैया ने पूछा कि क्या वो चिट्ठी तुम्हारे साथ है? वो पोस्ट कार्ड चिट्ठी थी, खुली चिट्ठी, आपने शायद पोस्ट कार्ड देखा हो। तो भैया ने उनको पढ़ा, कहा कि ये तो ठीक ही लिखी है, इसने लिखाया है कि भैंस भर गई है, मतलब कंसीव हो गई है। अब आप देखो मित्रों कि ये मर और ये भर, दोनों के लिखने का अंतर जो है ये कितना बड़ा बवाल कर सकता है। तो पत्र लेखन एक बड़ा ही साफ सुथरा एक प्रकार है, एक फॉर्मेट के अंदर चलता है, और ये भावनाओं के आदान प्रदान के लिए होता है। तो पत्र लेखन में भी केयरफुल, बहुत अच्छी तरह से सोच समझकर आप लिखिए। अब उसी तरह से इसका जो दूसरा पार्ट है आवेदन पत्र, ये आवेदन पत्र शुरू कहां से होता है? तो ग्राम प्रधान से, मुखिया से। मुखिया को आप लिख सकते हैं, सरपंच को लिख सकते हैं, बीडीओ को लिख सकते हैं, सीओ को लिख सकते हैं, सर्किल इंस्पेक्टर को लिख सकते हैं, एसडीओ को लिख सकते हैं, डीएम को लिख सकते हैं। अब मान लीजिए
कि डीआरएम को लिख सकते हैं। तो डीआरएम आप भी कहते हैं, मैं भी कहता हूं, आपने सोचा नहीं होगा। उसकी हिंदी आपको करनी होगी तो करना होगा मंडल रेल प्रबंधक। सेवा में मंडल रेल प्रबंधक महोदय, दानापुर मंडल, हाजीपुर मंडल और जो मंडल होंगे। तो इसी तरह से किसको क्या करके, जैसे एसडीओ को आपको लिखना है तो सेवा में अनुमंडलाधिकारी महोदय आपको लिखना होगा। अब बीईओ को लिखना है तो आप बीईओ या बीईओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, अब उसका नाम हो गया ब्लॉक एजुकेशन एक्सटेंशन ऑफिसर। तो आपको उसकी हिंदी करनी पड़ेगी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी। और पत्र लेखन से उसका फॉर्मेट बिल्कुल अलग तरह का होगा आवेदन पत्र का। तो अगले वीडियो में, आज ये मैंने प्रारंभिक जानकारी आपको दी है, अगले वीडियो में मैं पत्र लेखन के प्रारूप पर भी आपसे चर्चा करूंगा। फिर उसके अगले वीडियो में आवेदन पत्र लेखन के प्रारूप पर आपसे चर्चा करूंगा। और ये ध्यान देना है कि आपकी परीक्षा केंद्रीय संस्था के अधीन है, इसलिए यूपीएससी के पैरेलल ही इसके निबंध और पत्र होंगे। तो मैं समझता हूं कि 150 शब्द से लेकर 200 शब्द के आसपास में आपको इसको फ्रेम करना होगा, क्योंकि पत्र लेखन में कुल अंक जो है आपके 20 हैं। तो 20 अंक का जो पत्र लेखन है ये मोटे तौर पर 150 से 200 शब्दों के बीच होगा। तो पत्र लेखन में उतने शब्द आसानी से उड़ जाते हैं, लेकिन आवेदन पत्र में उतने शब्द नहीं होते। आवेदन पत्र की कसौटी है कि वो जितना छोटा है होता है उतना ही श्रेष्ठ होता है। जैसे मुझे अपने प्रिंसिपल को देना होगा तो बस ये मुझे देना है कि सेवा में प्राचार्य महोदय, कॉलेज का नाम दे दिया, महाशय निवेदन है कि आज का अवकाश स्वीकृत करने की कृपा करें, धन्यवाद, अपना नाम अपना पद। 2 लाइन के आवेदन पत्र हो सकते हैं, 1 पंक्ति के आवेदन पत्र हो सकते हैं फॉर्मेट के बाद। लेकिन उसको आपको 150-200 शब्दों में ले जाना है तो थोड़ा सा उसमें कारीगरी करनी पड़ेगी, कलाकारी करनी पड़ेगी कि वो आर्टिफिशियल भी नहीं दिखे, नेचुरल भी दिखे और वो एक शेप भी ले ले, एक आकार भी ले ले। तो फिर अगली कक्षाओं में हम लोग बात करेंगे अलग अलग पत्र लेखन के कुछ प्रारूप पर और आवेदन पत्र के कुछ प्रारूप पर। मुझे आशा है आप अपनी तैयारी में रमे होंगे और मुझे यह भी आशा है, यह विश्वास है कि इस वीडियो से आपको लाभ जरूर होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको शुभकामना देता हूं। बहुत धन्यवाद।